बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोदी नाज़रीन, आप देख रहे हैं, मैं हूं रिजवान मलिक। यहाँ पर आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चले कि फैसलाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान के मावन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल साहब फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। मान रही सबसे पहले तो आप दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। लाखों करोड़ों दरूद हमारे ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उम्मत पर, उनकी हुर्मत पर हमारी जान भी निछावर। आप सबको पता है कि जब भी एक बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर और वो स्कूल जाना शुरू होता है तो जो चंद पहली चीज़ें वो पढ़ता है और समझता है, उनमें से उन चंद चीज़ों में से एक चीज़ 6 सितंबर के दिन की कहानी है। 6 सितंबर के दिन और रात की कहानी, और उससे पहले के जो चंद अयाम हैं उसमें इस कौम की माओं ने जो बहादुर सपूत पैदा किए और उन्होंने अपनी माओं के दूध की लाज रखते हुए दुश्मन से तादाद में भी कम होने की बावजूद, असले की ताकत से भी कम होने के बावजूद और मालो दौलत और दूसरे रिसोर्सेज कम होने के बावजूद सिर्फ एक नया मुल्क बने हुए, अभी जिसको 20 साल भी नहीं हुए थे, माओं ने ऐसे बेटे जने कि उन बेटों ने ना सिर्फ दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ते हुए इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा किया, बल्कि उन्हें मरदूदा उन्होंने घर तक छड़ के आए। 6 सितंबर का एक ऐसा दिन है जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जब सितंबर का महीना शुरू होता है, अगस्त का पूरा महीना पूरा पाकिस्तान हरे रंग में रंगा होता है। हर शख्स ने अपने सीने पे परचम जमाया होता है, बच्चों ने झंडियां लगाई होती हैं और वतन अजीज के तूल अर्ज में हर शख्स आज़ादी के उन दिनों को मनाता है। और जैसे ही सितंबर का महीना शुरू होता है तो पूरा मुल्क जो है वो अपने शोहदा के खून की लाली को याद करता है, उस बहे हुए खून की खुशबू को याद करता है और इस चीज का अयादा करता है हर शख्स। और भले यहां खड़ा कैमरामैन हो, भले पीछे डेस्क पे बैठा हुआ रिपोर्टर हो, भले यहां फील्ड का सहाफ़ी हो, यहां फैसलाबाद का ताजर हो, या मेरे डजकोट के पीछे के किसान हो, या गुजरावाला में कोई फैक्ट्री का मालिक हो, या बलूचिस्तान के अंदर बैठा हुआ कोई शहरी हो, सिंध के अंदर बैठा शहरी हो, केपी का हो, कश्मीर का हो, जीबी का हो, मुल्क के किसी तूलो अर्ज में बैठा कोई शख्स भी किसी शोबा से वाबस्ता भी हो, वो ये समझता है कि अगर मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो उन्हीं शोहदा के जो भाई अब वर्दियों में मलबूस हैं, उनके शाना बेशाना खड़े होके हम में से कोई भी अपने खून का एक कतरा भी जिस्म में रखने की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो वतन की हुर्मत पे बहाने को तैयार होंगे। आज मैंने भी हाजिरी दी हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है। जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स लड़ी, उसके शोहदा ने शहादतें पेश की, वो सितंबर की रातें और दिन कभी रहती हुई दुनिया की हिस्ट्री में नहीं भूलेंगे। हमें अपनी एयरफोर्स के उन शहीदों पर और हमारी आज की एयरफोर्स पर और हमारी दूसरी अफवाज पर फ़ख्र है। आज भी जो हमारी एयरफोर्स है, उसकी जो क़यादत है वो एक बेहतरीन एयर मार्शल साहब के हाथ में है और पूरी कौम अपनी एयरफोर्स और अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है। और सितंबर के दिनों में
ये हम सबका फर्ज है सियासत से बालातर होके, कोई सियासी जमात हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, मीडिया हो, कारोबार हो, कि हम अपने उन शोहदा के घरों पर हाजिरी दें, उनके वालिदैन को बताएं कि आपके बेटों का खून जो है वो हमारे ऊपर कर्ज है। ये कौम के अंदर जो भी सब कुछ आज हो रहा है, ये आपके बेटों की, बेटियों की जो शहादतें उनकी देन है। तो मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि हाजिर हूं। आज मैंने फैसलाबाद के पाक फजाइया के एक शहीद, उनकी कब्र पर हाजिरी दी, उनके वालिदैन के पास हाजिरी दी, उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और उनके वालिदैन से ये अपना एक्सप्रेस किया, इस चीज़ का इरादा किया कि पूरी कौम उनकी इस कुर्बानी की शुक्रगुजार है और बड़ी इज्जत से देखती है। इसके साथ साथ जो एक बात बहुत तकलीफ देती है, जिस बात ने बहुत तकलीफ दी, वो कल मौलवी फजल रहमान के जो पाक फौज के ऊपर हमले थे, वो एक सियासी जमात होने के नाते से नहीं, वो तो है ही है, लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते, जिस पाकिस्तान का झंडा और उसका नक्शा मैं सीने पे लगाए खड़ा हूं, उस पाकिस्तानी होने के नाते बहुत शदीद तकलीफ हुई। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि मौलवी फजल रहमान साहब ने वो दिन चुने जब पूरी कौम अपने शोहदा की सताइश करती है, उस पर फख्र करती है, अपने बच्चों को सोने से पहले उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाती है। उस टाइम मौलवी फजल रहमान ने मीडिया पे खड़े होके अपनी अफवाज, जो कि बहादुर हैं, जिनके खून से सींचा हुआ है पाकिस्तान का एक एक इंच, उनके खिलाफ बातें की, उनकी शान में गुस्ताखी की और अपनी नाकामियां, अपनी करप्शन, अपने किए हुए गंदे काम किसी और के ऊपर थोपने की कोशिश की। मौलवी फजल रहमान ने कहा, अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है, मतलब हुकूमत करनी है, तो आपको फौज के दरवाजे पर भीख मांगनी पड़ती है। हम तो अभी आए हैं हुकूमत में, आप तो पिछले पता नहीं कितनी दहाइयों से हुकूमत में हैं। तो क्या आपने माफी मांगी भीख मांगने पे? क्या आपने डीजल पीने पे माफी मांगी? क्या आपने जो जमीनें केपीके के अंदर जो मैं अभी आपके सामने रखता हूं वो लेने पे माफी मांगी? जब आपने डीआई खान में एक घर और एक प्लाट करप्शन के पैसे से बनाया, उस पर आपने माफी मांगी? F8 इस्लामाबाद में एक बंगला बनाया आपने करप्शन से, उस पर माफी मांगी? दुबई में एक फ्लैट लिया करप्शन से, आपने उस पर माफी मांगी? पेशावर, कराची और कोयटा में फ्लैट्स और दुकानें ली, उस पर आपने माफी मांगी? डीआई खान में आपने एक घर और 5 एकड़ अराजी रिश्वत में ली, जिसका आप कोई सोर्स नहीं बता सके, कि आपने माफी मांगी? शोरकोट में एक घर 5 एकड़ अराजी वो आपने ली, कि आपने माफी मांगी? चक शहजाद इस्लामाबाद में 3 अरब से ज्यादा मालियत की आपने, खुर्द बुर्द से जायदाद बनाई, क्या आपने माफी मांगी? आपने गुल वजीर और उसके साहबजादों को अपना फ्रंटमैन रख के उनके नामों पर लूटमार की, क्या आपने माफी मांगी? बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद की हुकूमत में आपने 1993 और 96 के दरमियान में डीजल की स्मगलिंग की, डीजल पिया, क्या आपने माफी मांगी? आपने अपने ड्राइवर और रऊफ मामा और ड्राइवर अब्दुल्ला के जरिए करप्शन की फ्रंटमैन बना के लूटमार की, क्या आपने माफी मांगी? नहीं, आपने नहीं मांगी। लेकिन जुर्रत आपकी यह है कि आपने तो आज तक वतने अजीज के लिए पसीने का कतरा कहीं नहीं बहाया। हाँ, जब आप हलवा शलवा खाते हैं तो आपको पसीना आता है, वो हमें पता है, वो खाने के लिए आपको पसीना आता है। वतने अजीज के लिए तो आपने पसीने का कतरा कभी जमीन पर नहीं बहाया। और आपकी ये जुर्रत कि आप वतने अजीज के लिए खून देने वालों के लिए सितंबर के महीने में
इस तरह की मुगल्लज़ात फरमाते हैं, तो मौलाना साहब कुछ आपके और कारनामे भी कौम के सामने रखता हूं, ताकि जिनके कहने पर कल तक तो आपके साथी हिंदुस्तान के पीछे लग के उन लोगों के साथ लंदन में मुलाकातें कर रहे थे जो पाकिस्तान को गंदी गालियां देते थे, जो मैं यहां दोहरा भी नहीं सकता। और उस मुलाकात के ऊपर आप लोग फरमाते थे कि यह बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। और आज जब वो अपनी धोतियों और जूतियों समेत वहां से भाग गए हैं और उन्होंने ना अफगान कौम के साथ किया हुआ कोई वादा याद रखा और ना पूरी दुनिया से लिया हुआ कोई फंड याद रखा, उस वक्त आप जीतने वालों को मुबारकबाद के मैसेजेस भेजते हैं। तो विकेट के एक तरफ खेलें कि आप किसके साथ हैं, ये बताएं जरा। और उसके बाद क्या आपने माफी मांगी? ये जो बयान था ये रिकॉर्ड पे रहा, बड़े साल रिकॉर्ड पे रहा, आपने आज तक इसकी तरदीद नहीं की। ये कहता ये है कि मौलवी फजल ने, मैंने मौलाना नहीं कहूंगा क्योंकि कोई काम मौलाना वाला नहीं है, मौलवी फजल साहब ने रिपीटेडली आस्क्ड यूएस टू मेक हिम प्राइम मिनिस्टर। ये देख लें, ये 2007 में छपा, आज तक इन्होंने इसकी तरदीद नहीं की, कोई मुकदमा नहीं किया। क्या आपने इस पर माफी मांगी? चले सितंबर के महीने में ना सही किसी और महीने में मांग लेते। आगे चलते हैं। विकीलीक्स आई, पूरी दुनिया में जिसने करतूत की थी वह शर्मिंदा जरूर हुआ। विकीलीक्स क्या है? घर में बैठे लोगों के लिए जब कोई भी अमेरिकी सफ़ीर या अमेरिकी नुमाइंदा दुनिया के किसी मुल्क में भी किसी से मुलाकात करता है तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है दफ्तरी, हमारे भी सफ़ीरों की होती है, हर मुल्क के सफ़ीरों की होती है कि वो जो मुलाकात करें उसको लिख के सारा अहवाल पीछे भेजें कि मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, अगले बंदे ने क्या मांगा, क्या बात की, किस बात के ऊपर उसने एजिटेट किया, वो तमाम चीज़ें उन्होंने लिख के भेजनी होती हैं हर फॉर्मल मीटिंग की। फजलुर रहमान साहब की मीटिंग हुई, मैं आपको अभी बता देता हूं। ये 20 नवंबर को मुलाकात हुई और 2007 के 20 नवंबर को और 27 नवंबर को अमेरिकी एम्बेसी से एम्बेसडर ने ये खत अमेरिका में भेजा, ये वाला। उसमें बड़ा वाज़े तौर पर यह लिखा गया कि फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि अगर तुसी मैनू वजीर आज़म बनाओ तो मैं आपको हर किस्म का तावन करने को आपके साथ तैयार हूं। यह था फजलुर रहमान साहब का वहां पर कारनामा और ये उनकी वहां पर ख्वाहिश थी। आगे चलते हैं। फजलुर रहमान ने यह भी कहा 2011 में कि मैं अमरीकियों से बाहर मिलना चाहता हूं। ये एक और लीक है। पाकिस्तान के अंदर उन्हें फिक्र है कि हमारी जो एजेंसीज हैं उनकी मुलाकात के अंदर अमरीकियों के साथ जो बात करेंगे वो हमें पता चल जाएगी। ये 2007 की बात कर रहा हूं। फजलुर रहमान ने यह ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अमरीकियों से पाकिस्तान से बाहर जाके मुलाकात करना चाहता हूं। और विचली गल नहीं होंगी जी, विचली गल बाहर करनी है जरा। और जिवें हलवे की प्लेट दे विच सौगी होंगी है ना, जिन्होंने उर्दू स्पीकिंग किशमिश कहते हैं, और विचली गल जी बाहर करनी है जाके। क्या आपने इस पर माफ़ी मांगी? नहीं, आपने नहीं मांगी। ये मैंने जो आपको खत दिखाया विकीलीक्स का पहले जो 2007 का था, इसमें जो बात की, ये मैंने आपको खत दिखाया अभी, ये 2007 का। इसमें यह कहा गया कि अगर आप मुझे वजीर आज़म बना दें, यह खबर आई उसके बाद, आपको याद होगा कि अगर आप मुझे वजीर आज़म बना दें तो जो कहोगे मैं करांगा, जेस पा आखोगे हर शय वेचांगा। शायद शहर तो बाहर लोगों को पता ना लगे, हुण जरा रिवाज बदल गया है। जदों मैं स्कूले पढ़दा सां ते असीं बार्टर सिस्टम च शावां खरीदी दियां सन पिंड, मैं आप भी। जिहड़ा सस्ता फ्रूट हुंदा सी ਉਹ दाणियां तो 2 ਤੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मौलवी फजल साहब वर्गा, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਧੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਛੰਨਾ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਲ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ कुछ काम हो रहा, स्कूल अगे बनवा रहे हैं। सो क्या आपने इस पे माफी मांगी? मौलवी फजल साहब, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने आपने जो करप्शन और लूटमार की अरबों रुपए की, उस पर आपको बुलाया और आपने कहा कि मुझे कोई करप्शन के इल्जाम में नहीं बुला सकता, मैं किसी अदालत को जवाबदेह नहीं हूं, मैं किसी नैब के सामने हाजिर नहीं होऊंगा। क्यों आप मुसलमान नहीं हैं? आप किस चीज के मौलवी हैं? क्योंकि जिस मजहब का पैरोकार मैं हूं, जिस नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना गुलाम मैं हूं, उनके जो दूसरे गुलाम थे हमारे खुलफाए राशिदीन, बहुत बड़े नाम, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अली करमुल्लाह वजह रजी अल्लाह अन्हा, क्या वो अदालतों में पेश नहीं हुए? क्या उन्होंने यह जवाब दिया कि मेरे पे कोई चीज लागू नहीं होती? क्या उनसे जब चादरों के सवाल पूछे गए तो उन्होंने जवाब नहीं दिए? क्या जब जरा का एक मुकदमा था तो क्या हजरत अली करमुल्लाह वजह अदालत में पेश नहीं हुए? तो तुसी कौन हो? तुसी किस खेत दी मोली हो? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੱਦ ਹੈ ਇਸ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸ ਭਾਅ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो फजलुर रहमान साहब, आपने सियासत करनी है ना तो जी भर कर करें। आप हमेशा अपने रेट से ऊपर बिके। जो सियासत की एक्सचेंज मार्केट के अंदर आपकी कीमत होनी चाहिए थी, उससे आप कई गुना ऊपर बिके। आपके पास जो शेयर्स थे उनको आपने ज़रब तकसीम देकर कई तरीके से ऊपर किया। शेयर आपके पास 5 सीटों के थे, मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल कर करके आप 25-30 शेयर बता के बेचते रहे। आप अपनी कीमत से बहुत ऊपर बिकते रहे हैं। ये तो शुक्र खुदा का है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मुल्क में सियासत में आए। ए पिंडां दे विच मैल कड्ढण वास्ते रंग काट इस्तेमाल करते हैं असीं। जिस वेले जिमीदार रंग काट पाउंदा है तो निथर के हर शय सामने आ जाती है। ये तो इमरान खान ने सियासत में रंग काट डाला तो आप जैसी जो सियासी मैल थी वो उतर के साफ हुई, तो हमें पता चला आप तो खोटा सिक्का है। अब आपका सियासत में कोई इस्तेमाल नहीं है, आपको कोई खरीदता नहीं है। एक नून लीग है जो अभी भी जीटी रोड की पार्टी बच गई है, वो आपके पीछे लगी हुई है। तुसी हो जिन्होंने ना किसी का अपना घर वसाया ना किसी का वसन देना है। सो आप सियासी तलाकें करने वाली माई हैं, इसके आगे आपका कोई किरदार नहीं है। सो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप सियासत करें जो कि आप इमरान खान के खिलाफ नहीं कर सकते। आपने यहूदी एजेंट का इल्ज़ाम लगाया था, बाद में आप ही की एक पार्टी के बंदे ने रूए रवा ने यह माना कि नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान नवाज शरीफ ने आपकी पार्टी के बंदे को इजराइल के साथ मुज़ाकरात करने भेजे और अब वो मुज़ाकरात नवाज शरीफ के कहने पे आपकी पार्टी के बंदे ने किए। वो कौन सी बात थी जो आपने अपने मुंह से निकाली और मेरे सोने रब ने वो तुम्हारे सामने नहीं ले आंदी? सो आप सियासत करें, शहीदों के खून की तरफ मत जाएं, आप बहादुर अफवाज की तरफ मत जाएं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अनदेखे हाथों की सपोर्ट होती तो आज हमें जोड़ तोड़ के हुकूमत बनाने की जरूरत ना होती। हम तो बल्कि ये कहते हैं कि सिस्टम में उस टाइम भी नून लीग का बहुत बड़ा स्टेक था और उन्होंने बड़े पैमाने पे छोटे लेवल पे रहते हुए बहुत सारी धांधली की, जिसके लिए हम अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेके आ रहे हैं। तो आप सियासत करें, लेकिन इस तरह की मुल्क के साथ बेवफाई मत करें। और अगर आप करेंगे तो आपका कच्चा चिट्ठा भी सामने रखेंगे और आपको हर सूरत जवाब देंगे। रही बात मैं फैसलाबाद के लोगों की बात करूं, इंशाल्लाह बहुत जल्द फैसलाबाद के अंदर आपके जो बहुत सारे खदशात थे सड़कों से रिलेटेड,
गिरदो नवा की सड़कों के रिलेटेड, वो भले चनोट की सड़क हो, भले जड़ावाला की हो, भले समुद्री रोड हो, भले ये झंग रोड हो। आपको पता है जब आप सड़कें टूटने का कंप्लेन करते हैं तो आपको ये अच्छी तरह से पता है कि ये 20-20 साल से सड़कें नहीं बनी, 15-15 साल से, ये आपको पता है। ये नून पीपल्स पार्टी दोनों चलेगी। क्या ये चनोट की सड़क बनी? क्या ये जड़ावाला की सड़क बनी? समुद्री रोड बनी? लेकिन इंशाल्लाह इस साल में इनकी मरम्मत आपके सामने शुरू होगी। आपके दूसरे काम भी अब प्रायोरिटी पे होंगे। मुल्क के पास अब इमरान खान के पास कुछ आया है आपको देने। पहले तो ये लूट के निचोड़ के छोड़ के गए थे चोर। आपके सवालात जी। देखिए, DGISI का जो दौरा है काबुल का, उसके ऊपर एक तो ISPR जवाब देंगे और अगर फॉरेन ऑफिस की कोई उसमें बात हुई तो वो जवाब देंगे। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का तर्जुमान हूँ। मेरे ऑफिस से रिलेटेड जो चीज़ है मैं उसी का जवाब दूंगा। दूसरे सवालात जो हैं वो रेलेवेंट फोरम के ऊपर किए जाएं। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पाकिस्तान अमन में सबके साथ खड़ा है। जो प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रेटजी है, कॉन्फ्लिक्ट में हम हिस्सेदार बनने को तैयार नहीं है, लड़ाई झगड़े में, अमन में सबके हिस्सेदार हैं। मुबारका के जो ज़खायर हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ डॉलर की जो कीमतें हैं वो भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हम देख रहे हैं। महंगाई हो रही है। नवाज शरीफ साहब ने भी इसी पर वज़ीर आज़म को कल ट्वीट किया है कि वज़ीर आज़म कहते थे अगर कोई चीज़ महंगी हो तो समझ लो मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। क्या कहेंगे इस पे कि चीज़ें बढ़ रही हैं डॉलर की? देखिए, एक बात आपको समझ आनी पड़नी है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस ब्रिंग अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस। आप सहाफ़ी हजरात पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ गूगल कीजिए कि इस टाइम पूरी दुनिया का कोरोना के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान कौन सा है? वो इन्फ्लेशन है। आप कॉटन देख लें पूरी दुनिया में, खाने को तो एक बाद में बात करते हैं, पेट्रोल देख लें, LNG देख लें, सरिया देख लें, आयरन, सीमेंट देख लें, स्टील सरिये को। आप कोई कमोडिटी दुनिया की मुझे बता दें जो सस्ती हुई हो पिछले 2 साल में पूरी दुनिया के अंदर। कोई रेट 80% बढ़ा है, कोई 50% बढ़ा है, कोई 60% बढ़ा है। चीनी, चाय, कॉफ़ी, हर चीज़ के रेट पूरी दुनिया के अंदर बढ़े हैं। पाकिस्तान भी उसकी लपेट में है। रही बात डॉलर की, तो जब आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड होती है, आपकी इंपोर्ट खुलती है, तो डॉलर पे प्रेशर आएगा। एक काम इनकी तरह वाला हम कर सकते हैं कि पैसा जाली तरीके से झोंके और डॉलर ना बढ़ने दें, लेकिन उससे क्या होगा? आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाएगा। आपकी इकोनॉमी जो है वो स्टीरॉइड्स पे चली जाएगी वापस, जिसको हमने ठीक किया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि महंगाई यहाँ नहीं हुई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई और यहाँ भी हुई, और हुकूमत शबो रोज़ उस पर कोशिश कर रही है जितना कंट्रोल कर सके करे, और आगे भी करेंगे। सर ये बताइएगा, जैसा कि आपने अभी ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना फजलुर रहमान पे की, मौलाना फजलुर रहमान का कल ये बयान सामने आया है कि हमें पैगाम दिए जा रहे हैं कि हमारी हुकूमत को चलने दिया जाए। सर वो कौन लोग हैं जो पैगाम लेकर जा रहे हैं या जिन्होंने ये पैगाम भिजवाए, इसके ऊपर रोशनी डालें। देखें, ये मुझे भी इस बात का एक्सपीरियंस हुआ, आप लोग पता नहीं मेरे से एग्री करें या ना करें। किसी दिन तुसी रज के रोटी खा लो तो खाब ज़्यादा आते ने, बहुत ही रज के खा लो तो जे उत्तों तुसी कोई लस्सी शस्सी पी लो तो होर आते ने। मैनू लगता मौलाना साहब किते दावत ते गए सन किसी के घर, तो रोटी ज़्यादा रज के खा लीए, तो उन्होंने लगता है कि असी पैगाम भेजे ने। मौलाना साहब, यह जो साढ़े वाला टैलीफोन है, ये मौलाना साहब की इनकमिंग भी बंद है तो आउटगोइंग भी बंद है, कोई उन्होंने पैगाम नहीं भेज रहा। जी गिल साहब, आपने बड़ा कॉम्प्रीहेंसिवली इस प्रोग्राम को लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान पे ही नाम किया हुआ है, तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि आपने जो गिले शिकवे मौलाना साहब को आईना दिखाने की कोशिश की है, करप्शन जो है वो बेनकाब करने की कोशिश की है। आप मुक़्तदिर क़ुव्वत हैं, आपकी हैसियत जो है मुक़्तदिर है, आप पब्लिक नहीं है, तो 4 साल से आप किस चीज़ को देख रहे हैं? क्यों मौलाना फजलुर रहमान को नैब में क्यों नहीं घसीटा जा रहा? अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये आपका इसलिए अच्छा सवाल है कि आप, क्योंकि सहाफ़ी का जो सवाल होता है, मैं आम आवाम के लिए बता दूं, को ज़रूरी नहीं होता कि सहाफ़ी को पता नहीं होता, उसको तो पता होता है जवाब। वो आवाम के जहन का सवाल यहाँ पूछता है।
जो आवाम पूछना चाहती है वो उसकी जुबान बनता है। सो आम पब्लिक यही समझती है। तो मैं करेक्शन कर दूं, नैब हमारे नीचे नहीं है, अदालतें हमारे नीचे नहीं हैं, हम इनको सज़ा नहीं दे सकते। हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिसमें इनको सज़ा मिले, और वो हमने बनाया हुआ है। कोई एक इल्ज़ाम बताएं जहां पर हमने किसी को छुड़वाया हो, अपना या पराया। अब आम शहरी घर में बैठा यही सोचता है कि आप हुकूमत में, आप फजल रहमान को पकड़ के सज़ा दे दें। वो और हुकूमतें थी जो मुखालफिन की ज़ुबानें काटती थी, जो बकरी चोरी, भैंस चोरी के मुकदमात बनाती थी। ये हुकूमत जो है, ये करप्शन की अगर हमें आप ज़मीन बता दें, हम बुलडोज़र चला के जो हमारे इख्तियार में है उसी दिन वापस ले लेंगे। वो है हमारे इख्तियार में। क्या वो वापस ली हमने अरबों रुपए की ज़मीन या नहीं? जवाब है हाँ। अब अगर इन्होंने कोई माल खाया है, करप्शन की है, उसका रेफरेंस नैब ने बनाना है जो हमारे नीचे नहीं है, उसको सज़ा अदालतों ने देनी जो हमारे नीचे नहीं है। तो इसलिए गवर्नेंस के सिस्टम को समझें। हर चीज़ पर कादर जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। उसके बाद जो इंसान है नीचे, उनको अल्लाह ने बांट के जिम्मेदारियां दी हुई हैं। ऐसे ही हुकूमत के ज़िम्मे भी बांट के है। हुकूमत के ज़िम्मे जो काम है उसमें कोई कोताही है तो बताइए।